ओके नहीं? अभी मिल्क से हम कर्ड बना रहे हैं, तो जो भी हम कर्ड बनेगा, जो हमारा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, क्या उसमें मिल्क की कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी? नहीं, मिल्क की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो जो रिएक्टेंट होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी कोई अलग ही प्रॉपर्टीज होती है। जो कर्ड बना, कर्ड हमारा प्रोडक्ट है और कर्ड की प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज है, कर्ड की कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जो रिएक्टेंट की आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी? लूज होगी। और जो प्रोडक्ट की एक नई प्रॉपर्टीज होगी, एक प्रोडक्ट की क्या होगी? नई प्रॉपर्टीज होगी। तो हमें इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। हमें क्या देखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी केमिकल रिएक्शन की? The first characteristics of chemical reaction is evolution of gas. First characteristics is evolution of gas. गैस क्या होगी? रिएक्शन में फॉर्म होगी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, when reactant reacts together and to form a product, so there is a evolution of gas. There is a evolution of gas. When reactant reacts to each other and form a product, there is a evolution of gas. वहां पे क्या होगा? गैस फॉर्म होगी। अभी यहाँ पे जो गैस फॉर्म हुई, फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पे Zn क्या होता है? सबको पता है, जिंक होता है। जिंक रिएक्ट्स विद HCl। ये HCl कैसा है? डाइल्यूट है। यहाँ पे मैंने DIL लिखा, डाइल्यूट। जब मैं यहाँ पे CONC लिखूंगी, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेटेड। तो व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, इट गिव्स ZnCl2। यहाँ पे क्या मिलेगा? ZnCl2 मिलेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। मतलब व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर, यहाँ पे रिएक्टेंट है, कौन कौन से रिएक्टेंट ले रही हूँ? एक जिंक ले रही हूँ और दूसरा HCl। reactant react together and to form a product, but evolution of some gas। वहां पे क्या हो रही है? गैस इवॉल्व हो रही है। वहां पे क्या हो रही है? गैस इवॉल्व हो रही है। अगर मैं यहाँ पे Mg का एग्जांपल दूं, Mg मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है MgSO4 और विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी गैस क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। The first characteristics of chemical reaction is in some reaction there is a evolution of gas। मैंने in some reaction का, जरूरी नहीं है कि सब केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो। सब केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो जरूरी नहीं है। कुछ रिएक्शन में एक्सेप्शन भी हो सकता है कि जहां पे गैस इवॉल्व हो ही ना, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ गैस। और एक एग्जांपल चाहिए, अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ CaCO3, ले रही हूँ यहाँ पे प्रशांत, यहाँ पे मैं ले रही हूँ CaCO3। तो जब मैं CaCO3 को हीट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रही है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आप दे सकते हो, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है कि जहां पे गैस इवॉल्व होगी, जहां पे गैस इवॉल्व होगी। समझ में आए? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलो नोट कर लो, इतना जल्दी से नोट करो, फिर मैं रफ करती हूँ। मैं ये मोस्ट ऑफ द कंडीशन बता रही हूँ, हमेशा एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जरूर नहीं कि हर रिएक्शन में गैस फॉर्म हो। आर्यन लैग हो रहा है, बाकी सबको वीडियो क्लियर है? माय वॉइस इज क्लियर? ओके आर्यन, दैट्स योर प्रॉब्लम, आई थिंक योर नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके चलो, अमित ने हाँ बोल दिया। चलो तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझ में आया। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
पहले समझ में आई इवोल्यूशन ऑफ गैस 95% रिएक्शन में, लेकिन कुछ रिएक्शन है जिसमें नहीं होती है, तो हमेशा नहीं मानना है जनरली। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज formation of precipitate. Precipitate is nothing but इसको बोलते हैं पीपीटी। देखो क्या लिखा है मैंने, पीपीटी। पीपीटी मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, कलर का भी प्रेसिपिटेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जहां पे पीपीटी फॉर्म होगी। पीपीटी मतलब कब होगी? जब कंपाउंड पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं रहेगा। अगर कंपाउंड पूरी तरह से सोल्यूबल है तो वो तो एक सॉल्यूशन बनाएगा, बट अगर इनसोल्यूबल है तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा। वो किस फॉर्म में रहेगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा। एग्जांपल देखते हैं। अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल देखो यहां पे, तो BaCl2 रिएक्ट्स विद H2SO4। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? BaCl2, बेरियम क्लोराइड, reacts with sulfuric acid, it gives BaSO4। क्या मिल रहा है यहाँ पे? BaSO4। This is a chemical reaction। ये कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। When reactant react together to form a product। और जहां पे ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। ये क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर सेकेंड रिएक्शन लो यहाँ पे, Ki पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद PbNO3/2। किसके साथ? Pb लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3/2। Ki पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट। अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कर रही हूं तो यहाँ पे फॉर्म होता है प्रोडक्ट PbI2। और जो PbI2 होता है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये क्या कर रहा है? येलो कलर का। जरूर नहीं हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट रहे, जरूर नहीं है व्हाइट प्रेसिपिटेट, येलो कलर का हो सकता है, ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट आता है, अच्छे अच्छे कलर आते हैं केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या रहेगी? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। थर्ड है चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अभी जब भी कोई या जब भी रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर, जब भी रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म अ प्रोडक्ट। अगर भाई प्रोडक्ट बन रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और जिसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बहुत अलग है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग है, तो वहां पे जो कलर है वो भी तो चेंज होगा। जब रिएक्टेंट के साथ, जरूरी नहीं है कि मिल्क से कर्ड बन रहा है तो व्हाइट का व्हाइट ही कलर था, कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कलर चेंज होता है, जिसमें कलर चेंज होगा। तो चेंज इन कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर। जैसे अगर मैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लूं, क्या ले रही हूं मैं यहाँ पे? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप बोलोगे बहुत बड़ा नाम है मैम, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इसका फॉर्मूला जो होता है K2Cr2O7। देखो ये फॉर्मूला भी बड़ा ही है, K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसका जो कलर होता है ना बेटा, ये ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन SO2 के साथ कर दूं, मतलब किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो जो ये ऑरेंज कलर है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ हमेशा एक्सेप्शन रहेगी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो एक्सेप्शन आएंगे।
तो ये जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसमें ऑरेंज कलर अगर मैं SO2 के साथ रिएक्ट करूं पोटेशियम डाइक्रोमेट को तो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिलेगा। एक क्या मिलेगा? ग्रीन। मतलब कलर क्या हो रहा है? ऑरेंज से कलर कहां पे चेंज हो रहा है? ग्रीन कलर में हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे ले रही हूं एसिडिफाइड, यहां पे मैं ले रही हूं सॉरी एसिडिफाइड में अल्कलाइन, अगर मैं यहां पे अल्कलाइन KMnO4 ले रही हूं, क्या मुझे बता सकता है कि व्हाट इज मीन बाय KMnO4? किसी को नाम पता है KMnO4 क्या होता है? KMnO4 किसी को तो पता होगा, कलर पता होगा KMnO4 का? नहीं पता, कोई बात नहीं। ना ना अमित, नहीं होता। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है। मैंने लिखा है KMnO4। KMnO4 is called as potassium permanganate. This is called as potassium permanganate. अभी जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर होता है पर्पल कलर, बिल्कुल पर्पल कलर, बहुत अच्छा कलर होता है, इसके क्रिस्टल होते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं साइट्रिक एसिड के साथ, सिट्रिक एसिड के साथ, तो ये पर्पल कलर कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस में। मतलब कलर क्या होगा? डिसअपियर हो जाता है और ये कलरलेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी जहां पे, अभी देखो ऐसे भी कुछ रिएक्शन होगी कि जहां पे कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस है, कलरलेस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जरूरी नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, हमेशा मैं वर्ड्स यूज कर रही हूं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अभी आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको ऐसी भी रिएक्शन दिखेगी कि जिसमें कलर ही नहीं होता है, या जो कलर पहले था वही कलर बाद में होता है। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन कलर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी हमारी? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड सेकेंड इज चेंज इन कलर। चलो नोट कर लो। फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी is change in color, sorry change in temperature. चलो क्लियर है यहां तक? अभी चेंज इन टेम्परेचर क्या मतलब क्या है? अभी चेंज इन टेम्परेचर में आपने दो तरह की केमिकल रिएक्शन देखी है। एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अभी यहां पे दो तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, दो तरह के टेम्परेचर चेंज होते हैं। एक तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक और दूसरी रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, घर में एग्जॉस्ट लगाते हो आप लोग, आपके घर में एग्जॉस्ट फैन रहता है, या बड़े बड़े होटल में जाओगे तो वहां पे एग्जॉस्ट लगा रहता है। एक्सो, व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक? अगर यस गुड ऐश्वर्या, रिलीज ऑफ हीट, इफ हीट इज रिलीज, मैंने क्या कहा यहां पे? व्हेन हीट इज रिलीज, व्हेन हीट इज रिलीज is called as exothermic reaction, is called as exothermic. And when heat is absorbed, when heat is absorbed is called as endothermic reaction, endothermic reaction. अभी ध्यान दो, अगर मैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं, और रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर रहे? प्रोडक्ट में। तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होगा? तो जो रिएक्टेंट है उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा और एक नया बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। जब भी बॉन्ड ब्रेक करना है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन में अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा।
बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी, तब जाके बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जो रिएक्टेंट है उनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। और जो प्रोडक्ट में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बनेगा बाय रिलीजिंग एनर्जी। तो देयर इज अ, वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। वहां पे टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले, देखो अगर मैंने लिया यहाँ पे CaO, व्हाट इज मीन बाय CaO? CaO होता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ क्विक लाइन, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, या दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइन। जब भी मैं क्विक लाइन को अगर वाटर के साथ मिक्स करूं, अगर मैं क्विक लाइन को किसके साथ यूज कर रही हूँ, वाटर के साथ, तो क्विक लाइन रिएक्ट्स विथ वाटर, इट गिव्स अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म हो रहा है, CaOH/2. CaOH/2 is called as calcium hydroxide, and this is also called as slake lime. CaOH/2 is called as slake lime और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हीट क्या होगी, देखो यहाँ पे मैंने प्लस हीट लिखा हुआ। जब ये रिएक्शन हो रही है, जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज हो रही है तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह से बहुत सारी रिएक्शन होती है जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। अगर मैं एक और रिएक्शन बोलूं, कंबशन ऑफ हीट वाली, यस कंबशन रिएक्शन, अगर मैं C+O2 ले लूं, क्या मिलेगा, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, क्या मिल रहा है, CO2 प्लस हीट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे भी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, यहाँ पे भी हीट रिलीज होगी, मतलब क्या होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, तो BaOH/2, बेरियम हाइड्रोक्साइड। BaOH/2 क्या होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट्स विद NH4Cl, किसके साथ, NH4Cl, और ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देखो हीट कौन से साइड में है, रिएक्टेंट साइड में। अगर ये हीट को एब्जॉर्ब करता है तो यहां पे फॉर्म हो जाएगा BaCl2 प्लस NH3 और यहाँ पे प्लस H2O। तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, या दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो अगर रिएक्टेंट साइड में आपको हीट दिखाई दे तो एंडोथर्मिक, अगर प्रोडक्ट के साइड में आपको हीट निकालते दे तो दैट इज एक्सोथर्मिक। क्लियर है यहां तक, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है? उसके बाद है चेंज इन स्टेट। चलो ये रब कर दो इतना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट। अभी ये तो ऑब्वियस है भाई, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। स्टेट क्या होगी, हमेशा चेंज होगी। कैसे, अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ CaCO3, CaCO3 की स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ मार्बल, वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड। अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो यहाँ पे मिलेगा CaO। CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, अभी बताया, ये भी किस स्टेट में, सॉलिड में। बट यहाँ से CO2 बाहर निकल रहा है, यहाँ से CO2 क्या है, गैसियस फॉर्म में, मतलब जो सॉलिड में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड प्लस गैस में। तो देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, या गैस से सॉलिड में चला जाए, हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ऑलवेज टेक्स प्लेस चेंज इन स्टेट। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टीज क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज इवोल्यूशन ऑफ गैस,
यस यस, इसको इवोल्यूशन ऑफ गैस भी आप बोल सकते हो, इसी को आप इवोल्यूशन ऑफ गैस भी बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट में डालो केमिकल इक्वेशन, ये होगी केमिकल रिएक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो नेक्स्ट हेडिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? चलो ये तो नेक्स्ट हेडिंग केमिकल इक्वेशन। Write down the method of representing representing a chemical reaction, representing a chemical reaction with the help of symbol and formulae and some kind of formulae of the substance involved in it is known as chemical reaction. Yeah, sorry, chemical equation, not reaction. देखो, the method of representing a chemical reaction, जो हम chemical reaction represent कर रहे हैं, with the help of symbol. What is mean by symbol? The abbreviation used for the name of the element. What is mean by symbol? The abbreviation used for the name of the element. जैसे जिंक के लिए Zn यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए Al यूज करेंगे, कार्बन के लिए C होता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है. That is called as a symbol. The abbreviation used for the name of the element is called as a symbol. So there is some kind of chemical reaction representing chemical reaction with the help of symbol. उसमें कुछ फॉर्मूला होंगे ऑफ द सब्सटेंस के, और उसी को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन. इसी को हम ओवरऑल क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन. तो जब भी मैं केमिकल इक्वेशन लिखूंगी उसमें क्या क्या होगा? उसमें रिएक्टेंट होगा. उसमें क्या होगा? रिएक्टेंट होगा. उसमें क्या हो सकता है? प्रोडक्ट हो सकता है. उसमें क्या होगा? प्रोडक्ट हो सकता है. और एक सब्सटेंस उसमें यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट. तो जब भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे? रिएक्टेंट के बारे में लिखोगे, प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे, कैटलिस्ट के बारे में सोचोगे. तो व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट? द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन और रिएक्ट्स. ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस which combine or react is called reactant. ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट होता है, जो कंबाइन होता है किसी और के साथ, उसी को हम क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट. जैसे मैंने CaCO3, जैसे मैंने क्या कहा था, अगर मैंने यहाँ पे लिखूं N2 + 3H2 it gives 2NH3, ये मैंने लिखा हुआ. तो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस क्या है? N2 और H2, ऐसे दो सब्सटेंस है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिएक्टर. इनको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अ रिएक्टर. द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टर. व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन द रिएक्शन. द न्यू substance formed in the reaction is called product. जो केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. मतलब NH3 क्या बन गया? आपका प्रोडक्ट बन गया. NH3 फॉर्म हो रहा है ना, तो NH3 क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया.
तो एक रिएक्टेंट होगा जो कंबाइन हो रहा है, एक प्रोडक्ट हो रहा है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कैटलिस्ट भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक कैटलिस्ट होता है। व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट? व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट? Catalyst is a substance to increase the rate of reaction. Catalyst is a substance to increase the rate of reaction. जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। अभी घर में, आपके घर में आपको मम्मी ने बोला है कि जाओ आज कुछ खिचड़ी बना लो, ठीक है, आज क्या बनानी, खिचड़ी बनानी है घर में। आप क्या करोगे, चावल लोगे, ठीक है, चावल में क्या डालोगे, दाल डालोगे। चावल और दाल दोनों कंबाइन हो गए, तो वो आपके लिए क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया। जो राइस है और जो दाल यूज करने वाले वो आपके लिए रिएक्टेंट हो गया ना, ठीक है, दोनों को कंबाइन किया। फिर वहां पे आप क्या करोगे, क्या डायरेक्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या डायरेक्टली दाल चावल रख दोगे ऐसे बिल्कुल नजर के सामने, यार हो रहा है हो रहा है हो रहा है, वो प्रोडक्ट बन गया, खिचड़ी बन गई, ऐसा होता है? नहीं। उसके लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करना है, हीट प्रोवाइड करना है। अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो आपके लिए क्या बन गया बेटा, कैटलिस्ट बन गया। जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हीट मतलब क्या है, आपके लिए कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, जो रिएक्शन को शुरुआत कराता, इनिशिएट कराता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें कैटलिस्ट भी होगा। सेम इसी रिएक्शन में, ये हैबर्स प्रोसेस है, N2 plus H2 it gives 2NH3. This reaction is called as a Haber's process. नाम याद रखना इस रिएक्शन का, याद होगा आगे पीछे। This reaction is called as a Haber's process. And for Haber's process, that is a formation of ammonia. उसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है that is Fe. विथआउट आयरन ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी, विथआउट आयरन अमोनिया बनेगा ही नहीं। तो जब भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो उसके लिए रिएक्टेंट जरूरी है जो रिएक्ट्स होता है, जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और उसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे कंपाउंड भी जरूरी है। क्लियर हुआ है, समझ में आया? केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, और एक क्या रहेगा यहाँ पे, कैटलिस्ट रहेगा। एक क्या रहेगा, कैटलिस्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट डालो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। Next in balancing of chemical equation. Balancing of chemical reaction बोलो या इक्वेशन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको मोस्ट ऑफ द लोगों को रिएक्शन तो बैलेंस करना आता होगा, जो मोस्ट ऑफ द लोग है यहाँ पे, तो उन्होंने छोटी छोटी रिएक्शन तो बैलेंस की होगी, कैसे करना है बैलेंसिंग वो आपको पता है। बट कोई भी रिएक्शन जब आती है तो बैलेंस करना है तो हमें जल्दी जल्दी से बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आराम से हम वन स्टेटमेंट देख रहे हैं और फिर बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखो किस तरह से हमें बैलेंसिंग करनी है, क्या करनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलो अभी यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कुछ मेटल होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे, ऑक्सीजन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो कभी भी रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है, रिएक्शन को आपको अगर बैलेंस करना है तो पहले बैलेंस करो आप मेटल को। किसको बैलेंस करोगे आप, पहले मेटल को। देखो ट्रिक समझ लो कैसे करना है। पहले आप मेटल को बैलेंस करोगे, मतलब मेटल कौन कौन से हो गए, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कोई भी मेटल, जितने भी आपको मेटल पता है। तो पहले आप मेटल को बैलेंस करोगे, उसके बाद आप जाओगे नॉन मेटल की तरफ। उसके बाद किसकी तरफ जाओगे, नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल को बैलेंस करोगे। नॉन मेटल कौन कौन से हो गए, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है।
उसके बाद आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। अभी ऑक्सीजन को नॉन मेटल कंसीडर मत करना, ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना। और उसके बाद आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन। देखो कैसे यूज करना, मेटल को बैलेंस कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है। जब नॉन मेटल को बैलेंस कर लोगे तो फिर से जाके मेटल को चेक करना है, फिर चेक कर लिया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। जब ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो फिर से जाके मेटल को भी चेक करना है, फिर से जाके नॉन मेटल को भी चेक करना है। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, जैसे ही हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे फिर से जाके मेटल को चेक करो, फिर से जाके नॉन मेटल चेक करो, फिर से जाके ऑक्सीजन। आपको लग रहा होगा बहुत लंबी मेथड है, लेकिन करने जाओगे तो बहुत इजी है। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, पहले मेटल, क्या इस रिएक्शन में कोई मेटल प्रेजेंट है? नहीं है, इस रिएक्शन में कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, नॉन मेटल, यस नॉन मेटल है, कार्बन है, नॉन मेटल। इस साइड में कार्बन 1 है, इस साइड में भी कार्बन 1 है, मतलब नॉन मेटल बैलेंस है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, उसके बाद हमें ऑक्सीजन देखना है। अभी नॉन मेटल और ऑक्सीजन देखना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्या मैं इसको 2 लगा दूं? मैंने कहा ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, फिर से मेटल चेक करो, मेटल नहीं है। नॉन मेटल देखो, कार्बन 1 2 हो गए, तो यहाँ पे भी मुझे कार्बन देखना पड़ेगा, 2 कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, रिएक्शन बैलेंस। क्लियर है? चलो अभी थोड़ी बड़ी एग्जांपल वाले देती हूँ। ये तो सिंपल वाला ले लिया था मैंने, ये तो मैंने बड़ा सिंपल ले लिया एग्जांपल। ठीक है, अभी यहाँ पे N2 मतलब नाइट्रोजन प्लस यहाँ पे H2 हाइड्रोजन, इट गिव्स NH3। क्या मिला मुझे, NH3। पहले 1 2 एग्जांपल मैं सॉल्व करके देती हूँ, बाकी तो आप ही कर लोगे। ठीक है, मेटल है इसमें, कोई मेटल है नहीं है, मेटल नहीं है। फिर चलो आप नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल कौन सा है, नाइट्रोजन है। इसमें नॉन मेटल कौन सा है, नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, 2 कर दिया। फिर से मेटल नहीं है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी नहीं है। हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू 3। हाइड्रोजन कैसे बोलोगे, 3 इंटू 2 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे 6 चाहिए तो मुझे इसको कितने से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। मतलब N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3। क्लियर हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप चलोगे? चलो दे दो रिएक्शन, आपको कर लोगे? बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। आगे जाके मतलब अभी से शुरुआत कर लो। जब आप, हाँ जिनको डाउट है ना, मैं फिर से समझाती हूँ, और भी एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी। चलो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे Mg3N2। अभी थोड़े बड़े एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। Mg3N2 प्लस H2O, it gives MgOH/2 प्लस NH3। चलो रिएक्शन बैलेंस करो, एक एक करके करते। चलो 1 बाय 1 करना है, सबका सही आना चाहिए। जिसको डाउट है उन्होंने पूछना है मुझे। हो गया अथर्व, ऐश्वर्या, गुड।
गुड अमित। अमित आपका तो हो चुका था ना, अभी तो आप जल्दी कर लोगे। गुड। चलो, किसी को डाउट है? किसी को समझाना है रिएक्शन? ओके, किसी को तो डाउट होगा। ओके सिद्धि, चलो सिद्धि, मैंने क्या कहा था? पहले आप मेटल को देखो। आप समझ रहे हो मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम है। नॉन मेटल कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो पहले आप मैग्नीशियम की तरफ देखो। कितने मैग्नीशियम है बेटा? यहाँ पे 3 मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा, सही है ना? पहले मेटल को देखो, मैग्नीशियम 3 है, यहाँ पे भी 3 हो गया मैग्नीशियम। उसके बाद नॉन मेटल को देखो, यहाँ पे N2 कितना है? यहाँ पे N2 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो मुझे यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है सिद्धि? यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। फिर से देखो, मैग्नीशियम 3 है, मैग्नीशियम 3 है, नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए। उसके बाद आओ ऑक्सीजन पे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 1 है। यहाँ पे कितना हो गया? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। देखो मैग्नीशियम कितना है? 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, यहाँ पे भी 6, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 इंटू 2 12, यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन? 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे 6 12। क्लियर है सिद्धि? रिएक्शन बैलेंस। चलो आगे बढ़े। उसके बाद एग्जाम्पल लिखो, सेकेंड फोर्थ। कॉपर ऑक्साइड CuO plus NH3, it gives copper plus nitrogen plus H2O। चलो रिएक्शन को बैलेंस करो, स्टेप बाय स्टेप चलना है। गुड अमित। चलो हो गया है। किसी को समझाना है रिएक्शन? ये किसी को लिटिल बिट डाउट है? चलो करते हैं। कॉपर 1, यहाँ पे कॉपर 1, कॉपर क्या है? मेटल है। नाइट्रोजन 1, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन कितना लगाना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। कॉपर 1 कॉपर, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 3 इंटू 2 6 हो रहा है, 3 इंटू 2 6 हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, 3 लगा दिया मैंने। देखो कॉपर कॉपर हो गया, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ये 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन बदल गया, ये 3 ऑक्सीजन हुए भाई, तो यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लगाऊं तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। गुड मानसी, क्लियर हुआ है? चलो अभी ज्यादा एग्जांपल दो, आप लोग कर लोगे, प्रैक्टिस करते हैं। कोई रिएक्शन में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। उसके बाद फोर्थ नंबर,
Al4C3 plus H2O, it gives CH4 plus AlOH by 3. Fifth, MnO2 plus HCl, it gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. 6, C2H6 plus O2, it gives CO2 plus H2O. 7, FeS2 plus O2, it gives Fe2O3 plus SO2. Number 8, sulfur plus HNO3, it gives H2SO4 plus 5NO2. कभी कभी इजीली बैलेंस नहीं होगी रिएक्शन, तो थोड़ा चेंज करके देख लेना. कभी कभी रिएक्शन इजीली बैलेंस नहीं होगी तो थोड़ा चेंजेस कर लेना. चलो करते जाओ रिएक्शन बैलेंस, और एक बार पूरी रिएक्शन हो जाए बता देना. 1 2 3 4 5, हाँ 5 है. अलीशा, वेरी गुड अलीशा, गुड. आप एक साथ सब सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ तब आप चेक करना, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन टाइप करना आपको बहुत ज्यादा ये हो जाएगा. कुछ कुछ रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, वहां पे आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कुछ कुछ रिएक्शन में. गुड यश. सिक्स में डाउट है, ओके. कर लेंगे, डाउट क्लियर कर लेंगे. चलो बताए, आंसर बताओ. हो गया है सबका?
ओके नेहा, चलो सॉल्व करते हैं। पहला तो इजी था, Al4C3 एल्यूमिनियम देखा होगा आप लोगों ने, वहां पे 4 एल्यूमिनियम आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया होगा? 4 आया होगा। देखो मैं आंसर बता रही हूँ, चेक करो। Al4C3 यहाँ पे आया होगा 12, यहाँ पे आया होगा 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया होगा? 3। इसमें किसी को डाउट है? फोर्थ रिएक्शन में किसी को डाउट है? नहीं, रफ कर दूं फोर्थ रिएक्शन? ओके चलो, जिसमें भी डाउट होगा वो मैं पूछती जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन है, तो यहाँ पे आया होगा 4HCl, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद MnCl2 और यहाँ पे आया होगा 2H2O। क्या इस रिएक्शन में किसी को डाउट है? रब कर दूं? ये भी रिएक्शन बहुत इजी थी, सबको आई होगी। Mn वहां पे देख लिया आप लोगों ने, Cl कितना यहाँ पे 2 है वहां पे, तो उसको बैलेंस कर लो। ओके चलो, ये भी रिएक्शन में कोई डाउट नहीं है। सही से बताना, अगर थोड़ा भी डाउट रहे ना तो पूछ लेना। ओके उसके बाद रिएक्शन नंबर 6, हाँ किसी को 6 में डाउट था। चलो अभी रिएक्शन नंबर 6 है C2H6, it reacts with O2, it gives CO2 plus H2O। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। मेटल है क्या? कोई नहीं है, नॉन मेटल है कार्बन, तो C2 यहाँ पे 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। उस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये है, तो इसको मैं 3 कर दूं, इसको मैं 3 कर दूं, 3H2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3H2, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखो, मैं पहले ऑक्सीजन देखते, ये O2 है, 2 into 2 4 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 3 है, तो ये टोटल ऑक्सीजन 7 है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 7/2? क्या इसको हम 7/2 कर सकते हैं? लिख सकती हूँ ना। 2 गेट कैंसल, क्या बचेगा? 7 ऑक्सीजन बचेंगे। 2 गेट कैंसल। अभी देखो इसी को सिंप्लीफाई करना है, अगर इसी को सिंप्लीफाई करना है तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आ जाएगा 2C2H6, इसी रिएक्शन को मैं लिख रही हूँ। 2 गेट कैंसल, तो यहाँ पे 7O2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4CO2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 6H2O आ जाएगा, ये आ जाएगा 6H2O। तो रिएक्शन ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम ही है, हमें रिएक्शन बैलेंस करने से मतलब है। क्लियर है? चलो 6 नंबर की रिएक्शन हो गई सबकी, किसी को डाउट नहीं है। 7th में भी किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, 7th रिएक्शन में भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो 7 में FeS2, पहले मेटल को देखना है, कितने मेटल है? यहाँ पे 2 होगा, ये Fe2 है तो यहाँ पे 2 Fe होगा। सल्फर को देखो, यहाँ पे जो सल्फर है कितना बन गया? 4 बन गया, 2 into 2 4, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 Fe 4 4। ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो 5 हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख लू 5/2? यहाँ पे सॉरी कितना हो गया ऑक्सीजन? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 into 2 8, 8 9 10 11, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 11/2, यहाँ पे हम लिखेंगे 11/2। तो रिएक्शन को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो ये हो जाएगा 4 FeS2, यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, तो 11O2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 Fe2O3, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8SO2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8SO2। क्लियर है? चलो ये भी रिएक्शन हो गई। अब इसको रिएक्शन को ऊपर रखिए, सल्फर HNO3, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई रिएक्शन, थोड़ी सी। H2SO4, यहाँ पे मैंने पहले लिख के दिया 5NO2 और H2O, मैंने तो पहले लिख के दिया था 5NO2। चलो अभी यहाँ पे सल्फर देखो, एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे नाइट्रोजन देखो 5 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे,
तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन को 5 कर दूं, यहाँ पे नाइट्रोजन को क्या कर दिया मैंने 5, तो रिएक्शन तो बैलेंस हो गई ना, ये नहीं हुई। सल्फर बाय सल्फर 1, नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन देखो 5 इंटू 3, ये 15 ऑक्सीजन हो गए इस साइड में। यहाँ पे कितना होगा, ये 4 ऑक्सीजन है प्लस ये 10 ऑक्सीजन प्लस 11, तो 10 प्लस यहाँ पे 14, ये भी 15 ऑक्सीजन हो गए। चलो ऑक्सीजन भी कंप्लीट है यहाँ पे। उसके बाद हाइड्रोजन देखो 5 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो रहे, ये हो रहे हैं 2 और यहाँ पे 2, 4 ही हो रहे हैं, और यहाँ पे इस साइड में 5 है, ठीक है, इस साइड में 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करना है, इसमें देखो ये डायरेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा झोल करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा झोल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 से बढ़ा दूं 6 कर दूं, और यहाँ पे भी 1 से बढ़ा दूं, अगर मैं इसको 6 कर दूं, तो देखो रिएक्शन, देखो मैंने नाइट्रोजन को सेम रखा इसलिए मैंने 1 से बढ़ाया, सल्फर सल्फर, नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन देखो ये 18 हो गया, यहाँ पे देखो भाई ये हो जाएगा 4 और ये 12 16, इसको मैं 2 लगा दूं 17 18 हो जाएगा। हाइड्रोजन 6 हो गए, ये हाइड्रोजन कितना है 4 5 6 हो गया, रिएक्शन बैलेंस। देखो कुछ रिएक्शन ऐसी होगी कि आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, 1 से पॉइंट बढ़ा के देखना पड़ेगा। हर रिएक्शन सिंपल रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन सिंपल होगी, बट कहीं कहीं पे आपको पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुआ है, समझ में आया है, चीजें समझ में आई है, बैलेंसिंग समझ में आया सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने आज केमिकल रिएक्शन देखा, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज देखी, टोटल 5 प्रॉपर्टीज है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सिद्धि ओके नो प्रॉब्लम। सिद्धि मैंने क्या किया, पहले सल्फर को चेक किया, सल्फर 1 था, यहाँ पे सल्फर 1 था, यहाँ पे नाइट्रोजन 5 थे, तो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन को 5 लगाया। बट जब मैंने ऑक्सीजन देखा, सॉरी हाइड्रोजन देखा, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा था, जो हमने मेथड अप्लाई की उससे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मैंने ये 5 की जगह पे मैंने 6 बढ़ा दिया, 5 की जगह पे मैंने 6 कर दिया। जब मैंने 6 किया तब मुझे देखा कि हाइड्रोजन कम पड़ रहा था, उसको मैंने 2 से कर दिया। देखो स्टार्टिंग कहां से करना है, 3 से स्टार्ट करना है, सिद्धि 3 करो, फिर 4 करके देखो, फिर 6 करके देखो, इस तरह से एक एक बढ़ाओगे तब समझ में आएगी। ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन से बैलेंस नहीं होगी, ओके, इसको आपको थोड़ा एक एक करके बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हुआ ऑल अबाउट chemical reaction, chemical equation. In chemical equation reactant, product and catalyst are there and balancing हमने देख लिए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो आज होमवर्क कुछ मिल जाएगा आपको बैलेंसिंग वाला, आर्यन जगताप बोलो, तो यहाँ पे चलो अटेंडेंस डाल दो, आप सब अपनी अटेंडेंस डाल दो पहले, ओके चलो अटेंडेंस सब कर दो। अगर किसी को डाउट है तो आपको होमवर्क मिल जाएगा, होमवर्क में मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन होगी, तो जितनी केमिकल रिएक्शन है पूरी सॉल्व करना है या पूरे बैलेंस करना है आपको, ओके। चलो बाय बाय एवरीवन। क्या कोमल क्या बताना है, कोमल क्या क्वेश्चन है आपका, मुझे आपका मैसेज मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं मुझे आप। ओके ओके, वो भी मेथड आपको चाहिए क्या, ठीक है कल पक्का बताऊंगी, कल लास्ट में बताऊंगी कोमल, ठीक है सब जाने के बाद, क्योंकि वो मेथड इतना अप्लीकेबल नहीं होता है आपके, अभी बहुत ज्यादा ये है, कल पक्का बताऊंगी लास्ट में, ठीक है पक्का, ओके। चलो बाय कोमल बाय। चलो सबने अटेंडेंस डाल दी, बाय अक्षदा, बाय कल्पेश, बाय।
सबने कर दिया, अटेंडेंस डाल दी है? ओके चलो, कल मिलते हैं। यस विशाल, चलो एंड कर दो, हो गया है, चलो बाय।